वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिविजिबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 5। जैसे कि लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा डिवीजन एल्गोरिथम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, प्लस उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से। तो टॉपिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर, ठीक है, जिसे जीसीडी भी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गई है जीसीडी। आप लोगों ने इसे पहले सुना होगा, एचसीएफ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। इसका एक और नाम हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज जीसीडी। जैसे कि नाम से सजेशन मिल रही है आपको कि ग्रेटेस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या होना चाहिए? डिवाइजर होना चाहिए। मतलब सबसे पहले कॉमन वर्ड यूज हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा इंटीजर्स की बात हो रही है। तो मान लो 2 इंटीजर्स की बात हो रही है, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। सपोज एक बार 2 पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ए बी 2 इंटीजर ले लिए। तो उसमें क्या चीज चल रहा है? कॉमन चाहिए। क्या कॉमन चाहिए? डिवाइजर चाहिए। तो मतलब एक कॉमन इंटीजर ऐसा होना चाहिए जो ए में भी, ए को भी डिवाइड कर रहा हो और बी को भी क्या कर रहा हो? डिवाइड कर रहा हो। मतलब ए और बी को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन एलिमेंट मिल जाए। मान लो उसे नाम दे दिया डी, मतलब डी ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी किसको डिवाइड कर रहा है? बी को भी डिवाइड कर रहा है। फिर कहते हैं कि वो कैसा कॉमन डिवाइजर होना चाहिए? ग्रेटेस्ट। मतलब कहते हैं कि दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन डिवाइजर जो है सबसे बड़ा, उसे क्या नाम दोगे? जीसीडी। मतलब क्या है, जैसे कि एक 6 है और एक सपोज 16 है। अब 6 और 16 को ऐसे कौन से कॉमन नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर दे और जो 16 को भी डिवाइड कर दे? एक तो 1 है, सही है, प्लस क्या है और आप देखोगे 2 है, ठीक है, आई थिंक और नहीं हो सकते। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए, जिसे भी आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल रहे हो ना, डी को हम जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल रहे हैं, उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नंबर थ्योरी में इंटीजर्स के केस में, मतलब रिंग थ्योरी में देखोगे आगे वो कंडीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन नंबर थ्योरी जो कि हमारे सिलेबस में इंटीजर्स का जो केस पढ़ रहे हैं, उस केस में क्या है, जिसे आप जीसीडी बोल रहे हो वो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। d नेगेटिव नहीं हो सकता, d 0 नहीं हो सकता। तो जिसे जीसीडी बोल रहे हो, आपको एक चीज ये नोट करनी है, फिलहाल जो हम मैथ कर रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो 6 और 16 को डिवाइड करने वाले एक तो 1 है, एक 2 है, एक -1 भी है और एक -2 भी है। तो कहते हैं कि 1 भी तो 6 को डिवाइड कर रहा है, 1 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। मतलब 1 क्या है इन दोनों का? कॉमन डिवाइजर। और 2 भी क्या है इन दोनों का? कॉमन डिवाइजर। लेकिन कहते हैं कि आपको कौन सा कॉमन डिवाइजर लेना है जो कि सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा कौन है? 2 है, ठीक है। अब यहाँ -1 भी डिवाइजर था, -2 भी डिवाइजर है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है? पॉजिटिव की, क्योंकि जिसे आप जीसीडी बोल रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यानी 2 ऐसा है जो 6 में भी कॉमन है और 16 में भी कॉमन है, और सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर 2 है, उसे हम जीसीडी बोलेंगे, ठीक है। तो जीसीडी डी का मतलब, डी को जीसीडी कहेंगे सबसे पहले तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। यानी कह सकते हो कि डी जेड प्लस से बिलोंग करना चाहिए। जेड प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये कह सकते हो डी जो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब डी को जीसीडी कहा जाएगा किसका? ए और बी का। अगर पहली कंडीशन तो ये कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, यानी डी ए को भी डिवाइड करना चाहिए और डी बी को भी क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। सेकंड कहता है कॉमन डिवाइजर तो है, ठीक है, लेकिन कैसा कॉमन डिवाइजर है? ग्रेटेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई और कॉमन डिवाइजर है ना, ए का भी और बी का भी, मतलब कोई और कॉमन एलिमेंट हो जो ए को भी डिवाइड करे, बी को भी डिवाइड करे, उनमें से बड़ा कौन होना चाहिए? जीसीडी होना चाहिए। यानी सी जो है ना
वो छोटा होना चाहिए किससे, डी से, उसके लेफ्ट में ही होना चाहिए, राइट में नहीं जाना चाहिए। मतलब उसके इक्वल बेशक हो सकता है लेकिन उसके राइट साइड नहीं जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ देख लो कि 1 जो है दोनों का कॉमन डिवाइजर तो है लेकिन 1 जो है वो 2 से क्या है, छोटा। तो जीसीडी समझ आ गया कि जीसीडी एक तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए प्लस कोई अनदर नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो कंडीशन ये है कि जीसीडी जो है यानी डी जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, सी से, ठीक है। जैसे कि हम और एग्जांपल करते हैं। सपोज एक ले लिया आपने 24 और एक है 36, तो 24 को भी डिवाइड करें 36 को भी डिवाइड करें। ऐसे ऐसे इंटीजर्स ढूंढने, पॉजिटिव की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही चाहिए, ठीक है। तो एक तो हो गया 1 हो गया, ठीक है। 2 भी 24 को भी डिवाइड करें 36 को भी, 3 जो 24 को भी डिवाइड करे 36 को भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी, ठीक है। यही नंबर है, आई थिंक और नहीं है। अब सबसे बड़ा दोनों को डिवाइड करने वाला कौन है, 12 है। यानी 12 जीसीडी है किसका, 24 का और 36 का, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नोटेशन की। नोटेशन आप ऑप्ट करोगे ए और बी, ऐसे ओपन, मतलब ओपन यहाँ ब्रैकेट्स लगा दोगे। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज जीसीडी, और जीसीडी कितना ले रहे हैं हम, डी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये ओपन इंटरवल नहीं है, आपको ओपन इंटरवल से कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ जस्ट ओपन ब्रैकेट्स का मतलब है ए बी 2 इंटीजर्स हैं जिनका जीसीडी कितना है, डी है। अब बात करते हैं ए बी पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। ए बी क्या है, कोई भी इंटीजर है, आइदर नेगेटिव, 0 या फिर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन बस डी पर कंडीशन लगाई थी कि डी पॉजिटिव होना चाहिए प्लस ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब यानी आप -6 और -12 का भी क्या निकाल सकते हो, जीसीडी निकाल सकते हो, क्योंकि ए बी पे हमने कंडीशन ही नहीं ली। तो -6 को भी डिवाइड करें, -12 को भी डिवाइड करें, कौन कौन से हो सकते हैं, -1 हो सकता है, ठीक है, -2 हो सकता है, ठीक है, दोनों को डिवाइड करें, -3 हो सकता है। अब हमें ये पता है अगर ए बी को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ए का जो नेगेटिव है वो भी बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी 1 है वो भी तो डिवाइड कर रहे हैं, -6 को भी और -12 को भी, 2 भी डिवाइड कर रहे हैं -6 को और -12 को, और क्या कर रहे हैं, 3 भी डिवाइड कर रहे हैं 6 को और -6 को और -12 को। अब सबसे बड़ा दोनों का कॉमन डिवाइजर कितना है, 3 है। आप नेगेटिव नहीं ले सकते, जीसीडी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी दोनों का जीसीडी, सॉरी 6 भी तो आएगा क्योंकि 6 भी डिवाइड कर रहे हैं, -6 हो गया और 6 हो गया। आपको पॉजिटिव लेना है यानी जीसीडी कितना आ गया है, इसका 6 आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सपोज जैसे कि 0 और 6 है, 0 और 6 का डिवाइजर, ठीक है। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 0 को भी डिवाइड कर दे और 6 को भी डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा हो। तो 0 को तो हर एक नॉन जीरो इंटीजर्स डिवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन 0 और 6 दोनों को डिवाइड करें, ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। जो 0 को भी डिवाइड कर रहे हैं और एज वेल एज क्या कर रहे हैं, 6 को भी डिवाइड कर रहे हैं। और उसमें से हाईएस्ट जो है दोनों को डिवाइड करने वाला वो कौन है, 6 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 और 6 का जीसीडी कितना हो गया है, 6 हो गया है। आई होप आप लोगों को जीसीडी की डेफिनेशन समझ आ गई हो। जैसे कि ये तो था 2 के लिए, अब हम बात करते हैं 3 के लिए, जैसे 5, 10, 25। तो इस बार जो जीसीडी है वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब तीनों को डिवाइड करना चाहिए। तो तीनों को डिवाइड करने वाला एक तो 1 है और तीनों को डिवाइड करने वाला एक 5 है, और सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो ये जीसीडी कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये थी जीसीडी की डेफिनेशन। अब आप देखो ए बी का जीसीडी निकालो या बी ए का जीसीडी निकालो, ये क्या होगा, इक्वल होगा क्योंकि नंबर्स ही हैं, दोनों का कॉमन डिवाइजर ढूंढ रहे हो प्लस ग्रेड एस। तो ए बी और बी ए मतलब जीसीडी सेम है, यानी जीसीडी जो है वो सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहा है। तो ये सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो जीसीडी है, जीसीडी यानी डी हमें पता है नेचुरल नंबर है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बी को डिवाइड करे, अगर ए बी को डिवाइड कर दे
तो ए और बी का जीसीडी क्या होगा, तो दोनों को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है। अब ए ऐसा है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, दिया हुआ है, और ए तो ए को डिवाइड करेगा, और ए जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। ए यहाँ नॉन जीरो होना चाहिए, डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस है ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, अब ए बी को भी तो डिवाइड कर रहा है, तो सबसे बड़ा दोनों को डिवाइड करने वाला कौन है, ए। तो ए बी का जीसीडी कितना आ जाएगा, इस केस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है बेस्ड ऑन जीसीडी, फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, अगर a को a जहाँ एक इंटीजर है उसको आप लिख पा रहे हो b क्यू प्लस में r। ठीक है, या r मतलब वो कंडीशन नहीं है कि मतलब r जो है डिवीजन एल्गोरिथम वाला रूल नहीं है, मतलब अगर आप a को b क्यू प्लस r टाइप लिख पा रहे हो तो कहते हैं कि जो ab का जीसीडी होगा ना वही किसका जीसीडी होगा, b और r का जीसीडी होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आप a और b को इस तरीके से लिख पा रहे हो सच दैट a b क्यू प्लस r है, तो जो a और b का जीसीडी है तो b और r का जीसीडी है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रूव करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ab का जीसीडी और br का जीसीडी सेम आना चाहिए। तो मान लो ab का जीसीडी आ रहा है सपोज d1, ठीक है, और br का जीसीडी जो है वो मान लिया हमने कितना है, d2। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि d1 जो है वो कितना आना चाहिए, d2। ये हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब d1 d2 को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब ab का जीसीडी क्या है, d1 है। जीसीडी की आप क्या जो चीज दी हुई है उसे यूज करो। क्या कह रहे हैं, ए बी का जीसीडी d1 है, यानी हमें किसकी डेफिनेशन यूज करनी पड़ी, जीसीडी की। तो जीसीडी की डेफिनेशन कहती है कि d1 जो है ना a को भी डिवाइड करेगा और d1 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। सही। अब br का जीसीडी कितना है, d2 है। ठीक, फिर से जीसीडी की डेफिनेशन कह रही है कि जो d2 है ना वो b को भी डिवाइड करने वाला है और जो d2 है वो r को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब d1 a को भी डिवाइड करे, d1 b को भी डिवाइड करे, तो क्या d1 जो है वो b q को डिवाइड करेगा, क्योंकि q और r इंटीजर लिए हुए हैं। ठीक है, अगर d1 b को डिवाइड कर रहा है तो d1 उसके इंटीग्रल मल्टीपल को भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कि हम थ्योरम में कर चुके हैं। अब d1 a को भी डिवाइड कर रहा है, d1 b q को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमने एक थ्योरम की थी अगर a b को करे a c को करे तो a उनके डिफरेंस को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि d1 जो है a और b q के डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा है, और उसका डिफरेंस कौन है, r है, यानी d1 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, r को डिवाइड कर रहा है। सही। अब नेक्स्ट देखो, यहां से एक चीज आ गई कि जो d1 है वो r को डिवाइड करे। ठीक है, अब d1 जो था वो b को भी डिवाइड कर रहा है, दिया ही हुआ था ये तो जीसीडी से। ठीक है, अब जो dr और b का जीसीडी कितना माना हुआ है, dr और b का जीसीडी कितना था, d2 था, d2। ठीक है, अब जीसीडी क्या होता है कि ठीक है वो r को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दोनों को डिवाइड करने वाला होना कौन चाहिए, d2। अब आप यहां देखो, r को डिवाइड करने वाला एक और नंबर मिल गया d1 और b को भी डिवाइड करने वाला d1, मतलब r और b में एक और कॉमन डिवाइजर मिल गया d1, लेकिन जीसीडी तो d2 है ना, मतलब सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर तो d2 हो सकता है। तो इसका मतलब d1 जो है ना वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, d2 से। ठीक है, अब आप यहाँ वापस आओ, d2 b को कर रहे हैं तो d2 b q को भी करेगा, सही है, इंटीग्रल मल्टीपल को डिवाइड करेगा। अब d2 r को भी कर रहे हैं तो थ्योरम क्या करेगी, a b को करे a c को करे तो a इनके सम को भी करेगा। इसका मतलब d2 जो है ना bq प्लस r को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और bq प्लस r मतलब कौन हो गया, a हो गया, यानी d2 है वो a को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और d2 तो b को ऑलरेडी डिवाइड कर रहा था क्योंकि जीसीडी था r और b का। ठीक है, यानी d2 है ना कॉमन डिवाइजर आ गया किसका, a और b का, लेकिन a और b का जीसीडी तो कौन था,
D1 था। तो यानी सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर ए और बी का पॉसिबल कौन था? D1 था। यानी D2 को तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए D1 से। अब ये कहते हैं कि D1 लेस देन इक्वल टू D2 और ये कह रहे हैं D2 लेस देन इक्वल टू D1। ये दोनों इनइक्वलिटी एक साथ तभी होल्ड कर पाएंगे जब D1 और D2 क्या हो जाएंगे? बराबर। तो D1 क्या था? A और B का जीसीडी और D2 क्या था? R और B का जीसीडी को या B और R का जीसीडी। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर आप A को BQ प्लस R लिख पा रहे हो तो जो A और B का जीसीडी होगा वही जीसीडी किसका होगा? B और R का। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं कि मान लो थ्योरम है नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ जीसीडी ऑफ AB इज इक्वल टू 1 एंड C डिवाइड A, देन C और B का जीसीडी कितना होगा? 1 होगा। मतलब कहते हैं कि अगर दो नंबर का जीसीडी 1 आ रहे, सबसे पहले तो अगर दो नंबर्स का जीसीडी 1 आता है ना, उन नंबर्स को हम बोलेंगे कोप्राइम। मतलब ए बी को कोप्राइम कब कहोगे? कोप्राइम। कोप्राइम जब बोलेंगे जब ए और बी का जीसीडी कितना आएगा? 1। तो क्या दिया हुआ थ्योरम में? ए और बी कोप्राइम है इस तरीके से कि सी कोई नंबर है जो ए को डिवाइड कर रहा है। तो कहते हैं कि सी जो है उसका आप जीसीडी निकालोगे ना बी के साथ, वो कितना आएगा? 1। यानी सी और बी भी आपको क्या मिलेंगे? कोप्राइम। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ए और बी का जीसीडी 1 है, सपोज 7 है और 2 है, जीसीडी 1 है। 7 और 2 की जगह कुछ और मान लेते हैं, 27 और 2 है, जीसीडी कितना है? 1 है। अब कोई एक ऐसा नंबर जो 27 को डिवाइड कर रहा हो, तो 9 जो है 27 को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो C है ना, C मतलब कौन हो गया? 9 हो गया, और B है, B मतलब क्या है? 2 है। तो 9 और 2 का जीसीडी 1 होना चाहिए जो कि ट्रू है। ठीक है, तो अब हमें इस थ्योरम का प्रूफ चाहिए। तो थ्योरम के प्रूफ के लिए जो चीज दी हुई है सबसे पहले उसका यूज करते हैं। तो दिया हुआ है कि AB का जीसीडी 1 है और साथ के साथ जो C है वो A को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब C A को डिवाइड कर रहा है। अब प्रूव क्या करना है वो चीज आपको समझ आनी चाहिए कि C और B का जीसीडी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लो कि C और B का जीसीडी कितना है? D है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि D की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए। ठीक, अब C और B का जीसीडी अगर D है तो जीसीडी की डेफिनेशन कहती है D C को भी डिवाइड करेगा, D B को भी डिवाइड करेगा। सही है, D C को करे, D B को करे, इतना हो गया। ठीक है, D C को भी करे, D B को भी करे। अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि C तो A को डिवाइड करे। अब एक थ्योरम की थी, अगर A B को करे, B C को कर रहे हैं, ट्रांजिटिविटी याद हो, तो A C को भी करेगा। तो आप यहां देखो, D C को कर रहे हैं, C A को डिवाइड कर रहे हैं, तो D जो है वो किसको डिवाइड करेगा? A को डिवाइड करेगा। सही है, ठीक है, D A को भी डिवाइड कर रहा है, D B को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां से क्या हो गया? D A को डिवाइड कर रहा है और यहां तो था कि D B को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी D जो है वो क्या हो गया? दोनों का कॉमन डिवाइजर। D इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो, D क्या था? D जीसीडी था। किसका जीसीडी था? जीसीडी था C और B का। तो जीसीडी तो है D, तो यानी D भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। सही है, तो यानी D की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब देखो, A और B को डिवाइड करने वाला एक कॉमन डिवाइजर मिल गया, कौन? D। लेकिन दिया क्या हुआ था कि A और B को डिवाइड करने वाला कॉमन जो डिवाइजर है सबसे बड़ा ही कौन है? 1 है। A और B का जीसीडी कितना है? 1 है। जीसीडी क्या कहता था कि
जो a को भी डिवाइड करे और b को भी डिवाइड करे और सबसे बड़ा नंबर जो a को भी डिवाइड कर दे और b को भी डिवाइड करे। तो ये तो कह रहा है कि 1 ही ऐसा बड़ा नंबर है जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। और यहाँ कहते हैं कि एक और नंबर मिल रहा है जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो d है ना वो a b के जीसीडी से तो लेस होगा, यानी d लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सही है ना। D जो है A और B का दोनों क्या आ गया, कॉमन डिवाइजर। लेकिन सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर A और B का कौन होगा, उनका जीसीडी होगा, और उनका जीसीडी कौन है, 1 होगा, यानी सबसे बड़ा 1 हो सकता है। तो D की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ गई। अब D क्या एक नेचुरल नंबर है, तो D लेस देन इक्वल टू 1 तभी पॉसिबल होगा जब D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हो गया, C और B का जीसीडी भी 1 आ गया। ठीक है। तो थ्योरम क्या कह रही थी, अगर ए बी का जीसीडी 1 है और C कोई नंबर है जो A को डिवाइड कर रहा है, तो C और B का जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ए बी का जीसीडी 1 है, C A को डिवाइड कर रहा है, तो हमें प्रूव करना था कि C B का जीसीडी 1 आना चाहिए। तो हमने मान लिया C B का जीसीडी D आ रहा है और हमें प्रूव करना है कि D की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो जीसीडी की डेफिनेशन पहले तो ये कह रही है कि डी सी को भी डिवाइड कर रहे हैं, डी बी को भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब डी सी को कर रहा है, सी ए को कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी से डी किसको डिवाइड कर देगा, ए को, तो डी बी को भी डिवाइड करेगा। यानी दोनों में कॉमन डिवाइजर कौन मिल गया, ए और बी में डी। लेकिन सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर ए और बी का वो कौन हो सकता है, उनका जीसीडी, और उनका जीसीडी कौन है, 1। यानी जो डी आया है उसको लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, 1 से। लेकिन डी भी जीसीडी है सी और बी का, तो जीसीडी है तो वो नेचुरल नंबर होगा, और एक कोई नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 1 तभी पॉसिबल है जो खुद नंबर किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, जो कि हमें नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि अगर ए बी का जीसीडी डी है, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, देन जीसीडी ऑफ ए बाय डी एंड बी बाय डी जो है वो कितना हो जाएगा, 1। अब अगेन एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि 24 और 36। आई थिंक इसका जो जीसीडी है वो आ गया है 12। ठीक है। तो कहते हैं कि जीसीडी आ गया 12। ठीक है। तो 24 को आप लिख सकते हो 12 इंटू में 2, और 36 को लिख सकते हो आप 12 इंटू में 3। तो ए बाय डी कितना हो गया, 24 बाय 12। ठीक है। और b बाय डी यानी 36 बाय 12। ठीक है। तो कहते हैं कि इनका जीसीडी बनाना चाहिए, तो ऑब्वियस है ये 2 बन गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया। जीसीडी कितना है, 1 है। ठीक है। तो अब प्रूव करते हैं कि क्या दिया हुआ था, ए बी का जीसीडी डी है। प्रूव करना है कि a बाय डी का और b बाय डी का जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, जीसीडी जो है डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन कब होगा, जब ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए कि a बाय डी भी इंटीजर हो, b बाय डी भी क्या है, इंटीजर हो। तो यहाँ पर देखो जीसीडी है, तो जीसीडी है तो d a को भी डिवाइड कर रहे हैं, d b को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो d a को डिवाइड कर रहा है, यानी जो d a को डिवाइड कर रहा है, तो d a को d जो है a को तभी डिवाइड कर पाएगा जब a जो है कोई इंटीजर टाइम d के बराबर हो जाए, और b जो है हम k2, जहां k2 एक इंटीजर है, टाइम्स ऑफ d हो जाए। यानी a बाय डी k1 आ गया, और k1 कैसा था, हमने कहा था डिविजिबिलिटी से इंटीजर, तो यानी a बाय डी कैसा है, इंटीजर। सेम b बाय डी भी क्या है, इंटीजर, मतलब डिफाइंड है। ठीक है। अब जो चीज दी हुई थी उसका हमने यूज किया कि d a को भी डिवाइड कर रहा है, d b को भी डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि a बाय डी मतलब k1 और b बाय डी मतलब k2 का जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो मान लो k1 और k2, ठीक है, दोनों का जीसीडी सपोज d1 आ गया। ठीक। तो जीसीडी है मतलब d1 k1 को भी डिवाइड कर रहे हैं और d1 k2 को भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि अगर d1 k1 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एक इंटीजर c1 मिलेगा
कि सच दैट K1 इज इक्वल टू C1 टाइम्स ऑफ D1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर D1 K2 को डिवाइड कर रहे हैं तो एक और इंटीजर मिलेगा C2 सच दैट K2 इज इक्वल टू C2 टाइम्स ऑफ D1 हो जाएगा। सही है इतना? ठीक, अब देखो यहां था A जो था K/K1D था, A की वैल्यू थी K1D, ठीक है, और B की वैल्यू थी K2D। ठीक है, अब आप क्या करो, K1 की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी C1D1D, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी C2D1D। तो अब यहां से आप कह सकते हैं ना कि D1D A को भी डिवाइड कर रहे हैं, D1D B को भी डिवाइड कर रहे हैं, यानी D1D दोनों का क्या है, कॉमन डिवाइजर है। तो अगर D1D दोनों का कॉमन डिवाइजर है, लेकिन A और B का सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर कौन था, D, तो यानी D1D को तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि D1 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1 से, लिख सकते हैं, क्योंकि D जो है जीसीडी नेचुरल नंबर है, मतलब नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सही है, यानी D1 जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो D1 लेस देन इक्वल टू 1, D1 क्या था, D1 भी तो जीसीडी था ना, किसका, K1 और K2 का, यानी D1 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, 1 हो सकती थी मिनिमम वैल्यू। तो कहते हैं कि D1 एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, वो तभी पॉसिबल है जब D1 क्या हो जाए, 1 हो जाए। D1 1 हो गया मतलब क्या हो जाएगा, K1 और K2 का जीसीडी 1 आ जाएगा, यानी A/D और B/D का जीसीडी 1 आ गया। ठीक है, तो क्या दिया हुआ था, AB का जीसीडी D है, तो कहते हैं कि A/D का और B/D का जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमें प्रूव करना है, तो जो चीज दी हुई थी यूज किया, AB का जीसीडी D है, इसका मतलब D A को भी डिवाइड कर रहे हैं, D B को भी डिवाइड कर रहे हैं। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि A जो है किसी इंटीजर टाइम ऑफ D के बराबर हो जाएगी और B भी कोई इंटीजर टाइम ऑफ D के बराबर हो जाएगी। तो हमें प्रूव करना है कि A/D मतलब K1 और K2, यानी B/D मतलब K2, इसका जीसीडी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हमने मान लिया इन दोनों का जीसीडी D1 आ रहा है, तो ओवरऑल हमें प्रूव करना है कि D1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब जीसीडी की डेफिनेशन कहती है कि D1 K1 को भी डिवाइड करने वाली है और D1 जो है K2 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो D1 K1 को डिवाइड कर रहा है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से K1 जो है कोई C1, जहां पे इंटीजर है C1 टाइम्स ऑफ D1 हो जाएगा। सेम जो है D1 K2 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी K2 C2 टाइम्स ऑफ D1 हो जाएगा। सही है, अब अगर यहाँ जो K1 K2 था इसकी वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पुट कर दी, तो दोनों में एक और कॉमन डिवाइजर मिल गया जो कि D1 इंटू D है। तो यानी D1D A को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन A और B को सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला कौन है, D, यानी D1D को लेस देन इक्वल टू होना चाहिए D से। तो D जो है नॉन जीरो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब D1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन D1 भी तो किसी ना किसी का इंटीजर था, सॉरी जीसीडी था, तो जीसीडी है यानी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 1 तभी पॉसिबल होगा जब D1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये था इसका प्रूफ। अब नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कह रही है कि द प्रोडक्ट ऑफ two positive integers is equal to product of their LCM and GCD is equal to product of their GCD and LCM। तो क्या कह रहे थे हम, कहते कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लो, वो नथिंग मतलब उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, कहते वो किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट के, किसकी प्रोडक्ट, जीसीडी और एलसीएम की। तो जैसे 12 और जैसे 24 और 36 का लिया था एग्जांपल, जीसीडी कितना आया था, 12 आया था। ठीक है, अब
24 और 12 का जीसीडी, सॉरी 24 और 36 का जीसीडी तो आ गया है 12, लेकिन अब यहाँ एक टर्म और यूज हो रही है, कौन सी? एलसीएम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है, फिर हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जीसीडी था लीस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वहां वो था डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये क्या? मल्टीपल मतलब डिवाइड होने वाला, मतलब क्या है? ए और बी दो इंटीजर्स है। ठीक है, मान लो एल है, एलसीएम कह रहे हैं किसका? ए और बी का। अभी जो एलसीएम है उसको क्या होना पड़ेगा? एक नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी अपनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो एल को एलसीएम कहेंगे ए और बी का कब? एल एक तो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ए इस बार एल को डिवाइड करेगा, एल मल्टीपल है। ठीक है, यानी न्यूमरेटर का काम एल है, एल कर रहा है, तो यानी ए भी एल को डिवाइड कर रहा है और बी भी एल को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों को कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं। कहते कैसा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? कोई अगर अनदर नंबर है ना सी, क्या कैसे कि ए जो है वो सी को भी डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, बी भी सी को डिवाइड कर रहा है, तो कहते हैं कि उसमें से छोटा कौन होना चाहिए? एलसीएम, यानी एल जो है वो लेस देन इक्वल टू किससे होना चाहिए? सी से। समझ आ रहा है? मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक तो उन दोनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों से डिविजिबल हो सके। ठीक है, प्लस सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल होता हो, वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि हम ले रहे हैं सपोज 12 और 24, 12 और 24। ठीक है, एक बार नोटेशन की बाद में बात करेंगे। 12 और 24 किस को डिवाइड कर रहे हैं? 12 और 24 ऐसे एलिमेंट ढूंढो कि ये दोनों को डिवाइड, मतलब दोनों ही उस नंबर को डिवाइड कर दे। तो 12 और 24 दोनों ही नंबर 24 को डिवाइड करें, 12 भी 24 को डिवाइड करे, 24 भी 12 को डिवाइड करें। ठीक है, अब 48 ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 96 ऐसा नंबर है, आई थिंक 96 ही होना चाहिए इसके बाद, या 72 भी है, आई थिंक 72 भी ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है और 24 से भी क्या है? डिविजिबल है। देन 96 12 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है। लेकिन कहते हैं कि यानी ये सारे के सारे क्या है? इसके मल्टीपल्स है। आपको कौन सा मल्टीपल लेना है? सबसे छोटा मल्टीपल। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन आ गया? 24 आ गया। इसका मतलब एलसीएम कौन हो गया? 24 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या करता है? अगेन एक नेचुरल नंबर है, प्लस जो है वो दोनों का कॉमन मल्टीपल है, वो दोनों से ही डिवाइड होने वाला है। और अगर कोई अनदर नंबर है ना जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, तो एल उससे छोटा होगा, यानी एल इज लेस देन इक्वल टू सी होगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए है एक्सरसाइज। अब आप लोग सोचो, अगर ए ठीक है बी को डिवाइड कर दे तो इनका एलसीएम क्या होगा? ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी नोटेशन की। जैसे जीसीडी था, जीसीडी के लिए हमने ओपन ब्रैकेट यूज की थी जीसीडी के लिए, एलसीएम के लिए हम क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी कि इसको मतलब क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं उस थ्योरम पर। तो थ्योरम क्या कह रही थी? कहते हैं कि कोई भी दो नंबर्स ले रहे हो ना, तो आपको क्या करना है? उन दो तो थ्योरम क्या कह रही थी कि आप कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो ना और उनकी आप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो वो किसके बराबर आ जाएगी? उनकी एलसीएम और जीसीडी के प्रोडक्ट के बराबर आएगी। जैसे 24 और 36 का जो जीसीडी है वो तो निकाल लिया, 12 है। अब आपको क्या निकालना है? 24 और 36 का एलसीएम भी निकालना है। तो 24
बी डिवाइड करे 36 बी डिवाइड करे, कॉमन एलिमेंट आपको ढूंढना है, तो 72 हो गया और सबसे छोटा 72 ही होएगा। आगे देखोगे तो 72 इंटू 2 भी है ऐसा जो दोनों से डिविजिबल है, 72 इंटू 3 भी है, लेकिन सबसे छोटा कौन है 72, तो यानी ये हो गया 72। तो कहते हैं कि 24 और 36 की आप प्रोडक्ट कर दो, ये किसके बराबर आएगी 12 गुणा में 72 आएगी। आई थिंक ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। हमें क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए वो जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो वो मान लिए ए और बी है। तो ए और बी कैसे हैं, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगेन मान लिया जीसीडी जो है सपोज ए बी का वो डी है, और जो एलसीएम है ए और बी का वो कितना है एल है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है ना वो किसके बराबर आना चाहिए, एल डी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो चीज दी है उसका यूज करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ए बी का जीसीडी कितना है डी है, तो जीसीडी क्या कहता है कि वो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। फिर किसकी डेफिनेशन यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि a1 जो है कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा k1 सच दैट a इज इक्वल टू k1 टाइम्स ऑफ d होगा, k1 एक इंटीजर है। ठीक है, और b किसके बराबर होगा, b इज इक्वल टू k2 टाइम्स ऑफ d, जहां k2 क्या होगा एक इंटीजर होगा। सही है, फिर हमें ये चीज पता है कि क्या काम करना है, हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है। तो यहाँ से इतना आइडिया हो गया कि ए बी की प्रोडक्ट करनी है, यानी ये हो जाएगी k1 k2 d स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर आनी चाहिए, एल डी के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k1 k2 d इंटू में d। सही है, ठीक है, एल डी के बराबर कब आ जाएगी, देखो ए बी प्रोडक्ट आ गई है, डी आ गया, कौन रह गया, एल रह गया। यानी अगर हम किसी भी तरीके से प्रूव कर पाए ना कि k1 k2 d अगर l के बराबर हो जाए तो हमारा जो आंसर है वो सोल्व हो जाएगा। सही है, ठीक, अब इसका यूज करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए पहले इसका और यूज कर लेते हैं। तो एलसीएम एल है, इसका मतलब ए एल को भी डिवाइड करे और बी एल को डिवाइड करे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि ए जो है कोई इंटीग्रल टाइम, सॉरी ए नहीं एल, एल कोई इंटीग्रल टाइम किसके बराबर होगा, ए के, k4 इंटीजर है। ठीक है, और जो एल है वो किसके बराबर हो जाएगा, k3 यहाँ k3 मान लो और यहाँ k4 मान लो, k4 b, जहाँ k3 भी और k4 ये दोनों ही क्या है एक इंटीजर है। ठीक है, तो क्या चीज आ चुकी है, एक तो हमें ये प्रूव करना है। सही है, और ए बी जो है ए जो बराबर था किसके, k1 d के, और b की वैल्यू आ चुकी है दिस इज इक्वल टू k2 d, और L जो है दिस इज इक्वल टू k3a, और L की वैल्यू कितनी आई है, k4 b के बराबर आ गई। ठीक है, और कह सकते हैं कि k3a मतलब k3 k1 d। ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं k4 k2 d, और L ये भी L है ये भी L है, इसका मतलब ये हो गया k3 k1 d इज इक्वल टू k4 k2 d के बराबर आ गया। अगेन d जीसीडी है, नॉन जीरो है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस स्टेप से आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, k3 k1 इज इक्वल टू k4 k2। इसका यूज होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज इसे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब हम वापस इस पर आते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना था कि k1 k2 d l के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो k1 k2 d L के बराबर प्रूव करने के लिए हम प्रूव कर देंगे k1 k2 d L को डिवाइड कर रहे हैं, और L किसको डिवाइड कर रहे हैं, k1 k2 d को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तो हमने थ्योरम की थी अगर a b को करे डिवाइड, b a को डिवाइड करे, वो तभी पॉसिबल है या तो a b के बराबर हो जाए या उसके नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव की बात कर नहीं रहे क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि a b दोनों ही कैसे इंटीजर्स लिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लिए हुए हैं, तो यानी इस केस में ये थ्योरम क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब a था k1 d। ठीक है, यानी a जो है a को डिवाइड कर रहे, कोई भी नंबर है, नॉन जीरो पॉजिटिव वर्ड यूज है, तो यानी ये नॉन जीरो तो है। a को डिवाइड कर रहे, इसका मतलब a
K1D को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि A की वैल्यू तो कौन है, K1D। तो अगर A K1D को डिवाइड कर रहा है तो क्या A K1D इंटू में K2 को डिवाइड करेगा, करेगा, क्योंकि अगर A B को डिवाइड करता है तो A उसके इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करता है, तो K2 इंटीजर ही तो है। तो अगर A K1D को डिवाइड कर रहा है तो K1D को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एक चीज श्योर है कि A जो है ना K1 K2D को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर A K1 K2D को डिवाइड कर रहा है, अब जो B है, B कौन था, K2D, B भी तो नॉन जीरो है, तो यानी B B को डिवाइड करेगा, B B को डिवाइड करे यानी B K2D को डिवाइड करे, K2D को डिवाइड करे तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल यानी अगर K1 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सही है। तो यहां से एक चीज आ गई कि A है ना K1 K2D को डिवाइड कर रहे हैं और B भी क्या कर रहे हैं, K1 K2D को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, K1 K2D वो दोनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है, A और B का दोनों का कॉमन मल्टीपल है। अब AB का एलसीएम कितना था, L था। एलसीएम की डेफिनेशन क्या कहती थी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो एलसीएम ही हो सकता है, यानी L को किसी और कॉमन मल्टीपल से छोटा होना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, कॉमन मल्टीपल, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, L, यानी L इज लेस देन इक्वल टू K1 K2D आ गया है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर AB K1 K2 तो मतलब एक रिजल्ट ये हो गया कि L इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, K1 K2D आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए क्या कह रहे हैं, अब उल्टा जो पार्ट हमें प्रूव करना है उसके लिए क्या कह रहे हैं, उसके लिए ये इस रिजल्ट का यूज करने वाला है कि K1 K3 दिस इज इक्वल टू K1 K3 दिस इज इक्वल टू K2 K4, ठीक है। अब K1 है, ठीक, इसका मतलब K1 जो है वो किस, K1 को तो डिवाइड करते हैं, ठीक, क्यों, K1 भी नॉन जीरो होना चाहिए पहले कंडीशन, तो K1 नॉन जीरो होगा क्योंकि A पॉजिटिव है, यानी A नॉन जीरो है तो K1 भी नॉन जीरो होगा। K1 को डिवाइड कर रहे हैं तो K1 इंटू K3 को भी डिवाइड करेगा, तो A को डिवाइड करेगा तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सही। K1 K3 मतलब K2 K4, यानी K1 जो है किसको डिवाइड कर रहे हैं, K2 K4 को डिवाइड कर रहे हैं, सही है। K2 K4 को डिवाइड कर दिया तो K1 और K2 जो K1 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, K2 K4 को डिवाइड कर रहा है। अब आप पहले ये चीज नोट करो कि क्या K1 K2 का GCD 1 है, यहां से हमने रिजल्ट किया था अगर AB का GCD D हो तो A बाय D का और B बाय D का GCD कितना होता है, 1 होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, सही है। A बाय D कौन है, K1 है, और B बाय D कौन है, K2 है, इसका GCD कौन आएगा, 1 आएगा, यानी K1 K2 का GCD कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो K1 K2 का GCD 1 हो गया है। अब एक रिजल्ट होता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्या है कि अगर A दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और अगर A का किसी एक नंबर के साथ GCD 1 आ जाए, मतलब किसी एक नंबर के साथ को प्राइम हो, तो A दूसरे नंबर को डिवाइड कर देगा, यानी C को डिवाइड करेगा। तो A अगर BC को डिवाइड कर रहा है, AB का GCD 1 है तो AC को डिवाइड करेगा, ठीक है। और अगर हम ये ले लेते A BC को डिवाइड करें, A और C का अगर GCD 1 आ जाता तो A किसको डिवाइड कर देता, B को। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये गोस थ्योरम है, ठीक है, इसका हम प्रूव करेंगे, लेकिन अभी हम इसका यूज करते हैं। तो क्या करें कि K1 K2 का GCD तो 1 है, अब गोस थ्योरम से अगर K1 K2 का GCD 1 है तो इसका मतलब K1 तो डिवाइड करना चाहिए किसको, K4 को। तो यहां से एक चीज आ गई कि K1 जो है वो K4 को डिवाइड करे, और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहते हैं कि एक इंटीजर मिलेगा कोई C1 सच दैट K4 जो है C1 टाइम ऑफ K1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
अब एल याद करो कि किसके बराबर था, एल दिस इज इक्वल टू K4 इंटू में बी था, ठीक है। K4 मतलब C1 K1 इंटू में बी हो गया, ठीक है, C1 K1 इंटू में बी हो गया, K4 की हमने वैल्यू यूज कर ली, और B की वैल्यू याद हो ये थी K2 इंटू में D थी, ठीक है। तो B की वैल्यू रख दो C1 K1 K2 D आ गया। तो इसका मतलब L को आप K1 K2 D टाइम्स ऑफ कोई इंटीजर लिख पा रहे हो, और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहते हैं कि K1 K2 D किसको डिवाइड कर देगा, L को डिवाइड करेगा, ठीक है। और एक रिजल्ट हमने और किया था, A अगर B को डिवाइड कर रहे हैं, B नॉन जीरो है, तो मोड A लेस देन इक्वल टू होगा मोड B, ठीक है। अब K1 K2 D डिवाइड किसको कर रहे हैं, L को कर रहे हैं। L ऑब्वियस है नॉन जीरो है, क्योंकि एलसीएम है, एलसीएम में मतलब मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, जीरो तो होने से रही। तो इसका मतलब मोड ऑफ K1 K2 D लेस देन इक्वल टू किससे हो गया, मोड ऑफ L से हो गया, ठीक है। L पॉजिटिव ही है क्योंकि एलसीएम है। अब देखो A और B कैसे थे, पॉजिटिव, ठीक। अब A था K1D और B था K2D, ठीक। अब A पॉजिटिव जब भी हो सकते हैं, या तो ये दोनों नेगेटिव हो या दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। अब D है वो जीसीडी है, वो नेगेटिव होने से रहा, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव और D पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो K1 को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि A क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। तो K1 भी पॉजिटिव है, K2 भी पॉजिटिव है, D भी पॉजिटिव है, मतलब इसका मोड भी इसके बराबर आ गया। तो यहां से तो कह रहे कि K1 K2 D लेस देन इक्वल टू L है, और यहां कह रहे कि L इज लेस देन इक्वल टू K1 K2 D है। इसका मतलब K1 K2 D जो है ना वो किसके बराबर आ गया, L के बराबर आ गया। और ये अगर L के बराबर आ जाए तो यहां से ये L के बराबर आ गया, तो A भी किसके बराबर आ जाएगा, LD के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स लो, उनकी प्रोडक्ट कर दो, वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इनटू में प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी। तो AB का जीसीडी D मान लिया, AB का एलसीएम कितना मान लिया, L मान लिया। तो जीसीडी की डेफिनेशन यूज की कि D A को भी डिवाइड कर रहा है, D B को भी डिवाइड कर रहा है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि A इज कोई K1 टाइम्स ऑफ D के बराबर हो जाएगा, B इज इक्वल टू K2 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा। अब एलसीएम की डेफिनेशन यूज की, एलसीएम की डेफिनेशन यूज एलसीएम कहता है कि ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है, यानी A भी L को डिवाइड करे, B भी L को डिवाइड करे, इसका मतलब L इज इक्वल टू K3 टाइम ऑफ A होगा, L इज इक्वल टू K4 टाइम्स ऑफ B होगा। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट की तो ये आ गई K1 K2 D इंटू D आ गई, तो एक D तो है। अब कमी है किसकी, L की। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि K1 K2 D जो है वो L के बराबर हो जाए तो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या किया कि K3A है, A की वैल्यू K1D है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, L इज इक्वल टू K3 K1D बन जाएगी। और B की वैल्यू K2D अगर यहाँ पुट की जाए तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 K4, और दोनों ही L है, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। और एक रिजल्ट का यूज किया था कि अगर AB का जीसीडी D है तो A बाय D और B बाय D का जीसीडी कितना है, 1 है। A बाय D कितना हो गया, K1 हो गया, B बाय D जीसीडी कितना हो गया, K2 हो गया। इसका मतलब K1 और K2 का जीसीडी 1 है, ठीक है। अब हम पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हम प्रूव करेंगे कि KL जो है वो लेस देन इक्वल टू K1 K2 D आएगा। अब A B को डिवाइड कर रहे हैं, B A को डिवाइड कर रहे हैं। थ्योरम थी कि A जो है तब या तो B के बराबर हो सकती है कि उसके नेगेटिव हो सकता है। अब A B दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव एक दूसरे के हो नहीं सकते, मतलब दोनों को क्या होने पड़ेगा, बराबर। तो इस रिजल्ट को लगा लो, या फिर आप प्रूव कर दो कि
K1 K2 D जो है वो लेस देन इक्वल टू L होगा, या फिर L इज लेस देन इक्वल टू क्या, और प्लस जो है L लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, K1 K2 D से हो जाएगा। अब A नॉन जीरो है, A नॉन जीरो खुद को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यानी A K1 D को डिवाइड करे तो K1 D को डिवाइड करे तो इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी डिवाइड करेगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, K2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी इसको डिवाइड कर रहे हैं। सेम जो है B भी K1 K2 D को डिवाइड कर रहे हैं, यानी K1 K2 D दोनों का क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल, लेकिन L भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो L को लेस देन इक्वल टू होना पड़ेगा K1 K2 D से। अब दूसरी इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे, यानी K1 K2 D जो है वो लेस देन इक्वल टू L आना चाहिए। इसके लिए हमने इस इक्वलिटी का यूज किया कि K1 K3 K2 K4 के बराबर है। अगेन K1 नॉन जीरो है क्योंकि A नॉन जीरो है। अब K1 यानी K1 को डिवाइड करेगा, K1 K1 को डिवाइड करेगा तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल को भी यूज डिवाइड करेगा, यानी K1 डिवाइड करेगा K1 K3 को, मतलब क्या हो गया, K1 डिवाइड कर रहा है K2 K4 को। अब एक थ्योरम थी, अगर A BC को डिवाइड करेगा और A B का GCD 1 है तो A C को डिवाइड करेगा, तो K1 K2 का तो GCD 1 है, इसका मतलब K1 K2 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, यानी इसका मतलब K1 किसको डिवाइड करेगा, K4 को डिवाइड करेगा। ठीक है, K1 अगर K4 को डिवाइड करेगा तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से K4 को इंटीजर टाइम्स ऑफ K1 के बराबर आ जाएगा। अब L तो क्या था, K4 B था, B की वैल्यू यूज की, दिस इज सॉरी पहले K4 की वैल्यू यूज की C1 K1, फिर B की वैल्यू यूज की, B कितना है, K2 D के बराबर है, तो इससे आ जाएगा C1 K1 K2 D आ जाएगा। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से क्या है, K1 K2 D इज लेस देन इक्वल टू L है। अब एक और थ्योरम की थी कि अगर ये B को डिवाइड कर रहे हैं, B नॉन जीरो, तो मोड A लेस देन इक्वल टू मोड B होता है। अब यहाँ से देखो B का काम जो है वो काम कर रहे हैं L कर रहे हैं, और यहाँ A का काम कौन कर रहे हैं, K1 K2 D कर रहे हैं। सबसे पहले B नॉन जीरो चाहिए, मतलब L नॉन जीरो चाहिए, L जो है नेचुरल नंबर है तो नॉन जीरो ही होगा, ऑब्वियस है। सेकेंडली ये पॉजिटिव है तो इसका मोड जो है इन्हीं के बराबर आ जाएगा, तो इस रिजल्ट से ही हो जाएगा। और दोनों ही इनइक्वालिटी को एक साथ देखा जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब ए बी किसके बराबर आ जाएगा, एल डी के बराबर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने जीसीडी की डेफिनेशन देखी, एलसीएम की डेफिनेशन देखी, और देन हमने उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।